बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक, पीजीसी सियालकोट। बेटे, आज जो 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में पार्ट 1 एफएससी आईसीएस के बच्चों के लिए मल्टीपल चॉइस गुजरांवाला बोर्ड में ऑल बोर्ड इन पंजाब आ सकते हैं, वो बेटे हम डिस्कस करने लगे। तो बड़े ध्यान से एंड तक इसको आपने सुनना है। बहुत से कंसेप्ट आपके जो हैं वो क्लियर होंगे। तो आइए जल्दी से सबसे पहले मल्टीपल चॉइस की तरफ जो है वो चलते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। कि किसी ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो उस पॉइंट को ये बेटे मैंने डायग्राम बनाई है, ये ज़रा आप इसको चेक करें। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो ड्रा किए हैं। ये ट्रायंगल है, ये आपका जो वर्टेक्स है इसको वर्टेक्स ए लिखिए, इसे वर्टेक्स बी लिखिए, इसको वर्टेक्स सी लिखिए। तो वर्टेक्स ए पर जो एंगल बन रहा है उसका एंगल का बाइसेक्टर जो है वो भी ओ से पास कर रहा है। एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो भी ओ से पास कर रहा है। एंगल सी का बाइसेक्टर भी ओ से पास कर रहा है। तो एक तो ये कनकुरेंट होते हैं, और जो ये जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये मैंने एरो दिए है, उसको ओ लिखा है मैंने, उसको इन सेंटर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो आपने इन सेंटर को टेक करना है, इन सेंटर। इसी तरह बाज़ बेटे वो पूछता है कि साइड बाइसेक्टर्स जो होते हैं ट्रायंगल की साइड्स के बाइसेक्टर्स, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो उस पॉइंट को अज़ीज़ बच्चों अगर हम ये यहाँ ड्रा करें रफ सा उसको, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये साइड बाइसेक्टर अगर मैं रफली ड्रा करता हूँ, ये साइड ए है, पॉइंट ए है, ये साइड ए बी है, ये साइड सी बी सी है, ये साइड सी है। तो फ़र्ज़ कीजिए ये बी सी साइड का ये साइड बाइसेक्टर है और ये ए बी साइड का साइड बाइसेक्टर है और ये साइड ए सी का साइड बाइसेक्टर है। तो ये तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इस पॉइंट का नाम पूछा जाए तो अज़ीज़ बच्चों इसको सरकम सेंटर कहते हैं। साइड बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। और अल्टीट्यूड्स अगर ट्रायंगल की साइड्स के जो अल्टीट्यूड्स हैं वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं अज़ीज़ बच्चों से आर्थो सेंटर कहते हैं। इसी तरह अगर ट्रायंगल के मीडियंस जो होते हैं वो भी कनकुरेंट होते हैं, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्राइड बोलते हैं। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा टिपिकल था, ये ई कैट के बच्चों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इन सेंटर होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर्स सरकम सेंटर होता है,
और साइड्स के अल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसे आर्थोसेंटर कहते हैं, और ट्रायंगल के मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्राइड बोला जाता है। तो ये ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद बेटे ये देखें कि आपके पास है, ये गुजरांवाला बोर्ड में ये मल्टीपल चॉइस आया हुआ है कि 3x² + 5x + 0, ये 0 मैंने खुद से लिखा है, उसने 0 नहीं दिया हुआ। वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चों ये देखें, मैंने इसको जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x में होती है उसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया है। तो x² का कोफिशिएंट जिसको आप a कहते हैं वो हमारे पास 3 है, कांस्टेंट जो है वो हमारे पास नहीं है, वो 0 है, यानी c की वैल्यू 0 है। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो c/a होता है। तो इस दी हुई इक्वेशन में आपका जो c है वो 0 है। इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखें, इसे क्लोज करके देखें। जी बेटे चेक करें, आप कंपेयर करें तो आपका जो a है वो 3 है दी हुई इक्वेशन में, और आपका जो c है वो 0 है। तो ये फार्मूला बेटे आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है c/a, यानी कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस फार्मूला के मुताबिक 0/3 यानी आप 0 को टेक करेंगे कि इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। 0 को टेक करेंगे। नीचे बेटे देखें, इसी तरह से आपसे उसने ये 2 नंबर दिए हुए हैं। एक नंबर जो है वो 1 - x + x² है, दूसरा नंबर 1 + x + x² है। तो आपसे वो अरिथमेटिक मीन इन 2 नंबर्स का पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ये गालबन 6.3 में फर्स्ट ईयर में आपने ये फार्मूला सीखा हुआ है कि दिए हुए नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो दोनों नंबर्स की एडिशन करें और 2 से उनको डिवाइड कर दें। तो आपने बेटे दोनों नंबर्स को ऐड किया है, 2 से डिवाइड किया है, और ये कॉमन लेने के बाद आपके पास आंसर जो है ये 1 + x² लिख दें, या आप अगर उसे तरतीब से लिखना चाहें तो x² + 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये आइडेंटिटी इक्वेशन जो है उसकी डेफिनेशन बाज़ औक़ात लिखी होती है, और बाज़ औक़ात जो है वो इक्वेशन लिखी होती है, नीचे नेम लिखे होते हैं। जिस तरह ये पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो पूछ सकता है। वो इस तरह से पूछ सकता है कि एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अननोन। अननोन मीन जो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर है, यानी तमाम वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए जो इक्वेशन ट्रू हो उसका नेम क्या होगा। तो अजीज़ बच्चों, ये नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं कि वो आइडेंटिटी इक्वेशन होगी, वो अलजेब्रिक रिलेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, कंडीशनल इक्वेशन होगी। तो ऐसी इक्वेशन जो तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू के जो तमाम वैल्यूज़ के लिए जो भी आपका वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, उसमें आप वेरिएबल की जगह कोई भी रियल नंबर रख दें तो लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो सेम आ जाए। जैसे हमारे तमाम जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज़ हैं, तमाम अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं, फार्मूलाज़ हैं, वो सब की सब बेहतरीन जो हैं वो आइडेंटिटी इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। यानी आप उनमें वेरिएबल्स की जो मर्ज़ी वैल्यू रख दें, ए बी की जो मर्ज़ी वैल्यू रख दें, थीटा की जो मर्ज़ी वैल्यू रख दें, जो लेफ़्ट साइड का आंसर आएगा वही राइट साइड का आएगा। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने इधर यहाँ बेटे की है कि आइडेंटिटी इक्वेशन किस तरह से शनाख्त होती है।
इसको आमतौर पर तो 3 लाइनों से डिनोट किया जाता है, इक्वालिटी की बजाय इस तरह से 3 लाइनें लगाई जाती हैं। लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए, कन्वीनियंट बच्चों को रखने के लिए जो है वो 2 यानी इक्वल का साइन ही यूज़ करते हैं। तो ये मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिखी हैं आइडेंटिटी इक्वेशन की कि आप a प्लस बी इंटू एक्स कर लें। तो राइट साइड पे इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स मैंने लिखा है। तो x की आप कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर लेफ़्ट और राइट पे लगा दें, लेफ़्ट और राइट आंसर सेम देगी। इसी तरह नीचे मैंने एक a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लिख दिए। तो ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं आइडेंटिटी इक्वेशंस की। उसके बाद बेटे आपसे जो पूछा गया है यानी रिसेंटली, ये इंतहाई आसान है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि आप ज्योमेट्रिक मीन बता दीजिए। 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 और 8 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। ऑप्शंस बेटे दिए हुए हैं, 5 है, 8 है, प्लस माइनस सी करेक्ट आंसर है, प्लस माइनस 4 यानी सी वाली ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ये किस तरह से प्लस माइनस 4 आंसर जो है इसने टिक किया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन बेटे ये मैंने इधर डिटेल है इसकी, इसको चेक करें। ये आप जानते हैं कि 2 दिए हुए नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, अगर आपके नंबर्स के नेम ए और बी हैं तो ये बेटे उसका फार्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्टली आप कैपिटल जी से भी लिखते हैं, जी डॉट एम से भी लिखते हैं। तो प्लस माइनस दिए हुए नंबर्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो है वो दिए हुए नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इस फार्मूले में आपने जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं 2 और 8 वो आप लगाएंगे तो जी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तो ज्योमेट्रिक मीन -4 भी हो सकता है 2 और 8 का, और +4 भी हो सकता है। इसी तरह से नीचे ये कई दफ़ा ये बच्चों को कंफ्यूज करती है ये बात कि जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल स्क्वायर होता है तो वो एंगल का स्क्वायर भी ले लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये कॉस पे भी स्क्वायर आना है और 2 थीटा पे भी स्क्वायर आना है। तो अजीज़ बच्चों, ये होल स्क्वायर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, साइन का हो, काज का हो, टेन का हो, तो इसकी बेटे ये मैंने आगे तफसील लिखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर सिर्फ स्क्वायर आएगा। एंगल पे पहले फंक्शन ऑपरेट होता है, जो वैल्यू बेटे आती है उस पर फिर स्क्वायर या क्यूब जो पार होती है वो बाद में आती है। तो इसके मुताबिक इसका आंसर जो है वो 1 आपने टिक करना है। यानी जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह से बेटे ये कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर भी 1 ही होगा, क्योंकि आपका एंगल रिप्लेस हुआ है थीटा से, थीटा की बजाय 2 थीटा से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैंने एक और जो कंफ्यूज करती है ई कैट के बच्चों को, ये आइडेंटिटी कि इसका आंसर 1 कैसे होता है, ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है। इसमें अलाइड एंगल बेटे यूज़ होता है 10.1 में, आपने फर्स्ट ईयर के बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा जो एंगल है साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने जो है वो एंगल 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में हो तो उसको अलाइड एंगल बोला जाता है। ये अलाइड एंगल की फॉर्म्स हैं, इस तरह के एंगल अलाइड एंगल कहलाते हैं। तो ये स्पेशल केस है कि आप साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का आंसर 1 कैसे है। तो ये बेटे उसकी थोड़ी सी डिटेल है कि साइन स्क्वायर 89 डिग्री को आप साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अलाइड एंगल की मदद से साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री को आप कॉस 1 डिग्री लिखेंगे, और ये जो होल स्क्वायर है ये काज के ऊपर आ जाएगा। तो ये सेकेंड टर्म आपकी जो है ये कॉस स्क्वायर 1 डिग्री बनेगी। तो फर्स्ट टर्म आपकी साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, सेकेंड टर्म आपकी जो है वो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री बनेगी ये कन्वर्शन के बाद। तो इसी आइडेंटिटी के मुताबिक आंसर जो है वो आप 1 टेक करेंगे।
तो उम्मीद है बेटे ये जो 2-3 टिपिकल चीज़ें थीं ये जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये आपको समझ आ गई होगी। नीचे मैंने इसकी और थोड़ी सी डिटेल दी है कि अगर किसी बच्चे को अलाइड एंगल की समझ ना हो तो वो 10.2 के जो 6 फार्मूलाज हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, टैन अल्फ़ा माइनस बीटा, उनको यूज़ करके भी अपना एग्जैक्ट आंसर जो है अगर अलाइड एंगल पर अबूर हासिल नहीं है तो उनको यूज़ करके चेक किया जा सकता है कि सही आंसर क्या है। तो अगर अलाइड एंगल आते हैं तो साइन 180 प्लस अल्फ़ा जो है ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है और अगर हमारा क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन हुड आ जाता है, यानी साइन हुड ही आएगा और अक्यूट एंगल जो अल्फ़ा है या थीटा है वो आंसर में आता है। तो थर्ड एंगल में क्वाड्रेंट में एंगल होने की वजह से माइनस की अलामत आएगी और 180 की वजह से साइन हुड आएगा और आंसर में हमेशा थीटा या अल्फ़ा जो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होता वो आंसर में आता है। तो ये डायरेक्ट अलाइड की मदद से भी आप माइनस साइन अल्फ़ा टेक कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप 10.2 का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करके भी आंसर चेक कर सकते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह ये आज पहला लेक्चर है मल्टीपल चॉइस जो बोर्ड में 2024 में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देखते जाइएगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये तकरीबन 10 लेक्चर की सीरीज़ है जिसमें हमने तकरीबन 100 मल्टीपल चॉइस जो हैं वो सीखने हैं जो गुजरांवाला बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में आ सकते हैं या ई कैट में हमें परेशान कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।